सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। हाँ जी मंजू। बस बढ़िया, एकदम बढ़िया हूँ मैं। आप बताइए। आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपके साथ बैठकर तो और बढ़िया हो जाती हूँ। हाँ, मौसम भी इन दिनों थोड़ा सा सुहावना हो रहा है। हाँ। और वैसे मुंबई में गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन इन दिनों थोड़ी सी जो ठंडक हो रही है, हाँ। उसकी वजह से मौसम का जो आनंद है वो बढ़ गया है। हाँ। हम भी थोड़ा थोड़ा ठंड का बदल जाता है, जो हमारा स्वभाव है उसमें भी बदलाव आ जाता है ना। बिल्कुल। और साथ ही जो दूसरे शहर है वहाँ हल्की शुरुआत हो गई है ठंड की। सुबह और शाम तो हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। दिन में थोड़ा सा गुनगुनी धूप लोग ले रहे हैं या गर्मी हो सकती है। हाँ, और इस गुनगुनी धूप को सेकने का अपना एक आनंद होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और लेकिन यहाँ मुंबई में तो मुझे लगता है कि हम अभी जब गुनगुनी धूप में खड़े होते हैं तो थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, केवल सुबह और शाम में। हाँ। लेकिन दिन में तो वही कड़क तेज हो जाती है ना। हाँ, तो आज के विषय बताइए, क्या क्या विषय लेकर आई? आज के विषय हैं तो कुछ एक तो संजीदा विषय है जरा, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो यानी कि पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। और विरासत स्थल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गोवा के चर्च और कॉन्वेंट की। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और एक बड़ा अच्छा विषय है हमारे पास, पति पत्नी अच्छे दोस्त, है ना। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि पति पत्नी को क्या एक अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए? हाँ। उनके अंदर दोस्ती होनी चाहिए, पति पत्नी वाली जो एक अधिकार जमाने वाली वो बात होना चाहिए। तो कौन सी जो व्यवहार है वो ज्यादा अच्छा रहता है कि जिसकी वजह से ये पति पत्नी का जो रिश्ता है ये बहुत आगे तक चल सके? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगी? दोस्ती का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे प्यारा रिश्ता होता है। चाहे रिश्ता हमारा कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर दोस्ती के भाव हो तो वो रिश्ता और भी खूबसूरती के साथ महकता है। अब देखिए मंजू, जैसे माता पिता की अगर हम बात करें, माता पिता अपनी जगह हैं, लेकिन अगर वो हमारे दोस्त बन जाते हैं ना, तो वो जो रिश्ता है वो बहुत लंबा चलता है और बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाता है। जब माँ हमारी दोस्त बन जाती है, पिता हमारे मित्र बन जाते हैं, ठीक वैसे ही हम भाई बहन दोस्त बन जाते हैं। खाली भाई बहन नहीं बनते हैं। तो वही पति और पत्नी के बीच का रिश्ता है कि पति पत्नी एक दूसरे पर खाली मैं पति हूँ तुम्हारा या मैं पत्नी हूँ का अधिकार जमाने के बजाय अगर वो दोस्ती का रिश्ता भी निभा लेते हैं तो मजेदार ये सफर चल देता है। वैसे माता पिता के बारे में तो कहते हैं कि लड़की जब बड़ी हो जाती है, माँ के समान कद वाली हो जाती है, तो वो माँ बेटी दोनों एक अच्छी दोस्त की तरह हो जाती है। और यूं कहते हैं कि पिता का जो जूता होता है वो पुत्र के अगर पैर में आने लग जाए तो समझ लीजिए कि वो आपका दोस्त बन गया है। लेकिन समझना और होने में अंतर होता है मंजू। कई बार क्या होता है, ऐसी शिकायतें आती है जनरली कि पिता बहुत कड़क स्वभाव के हैं, वो दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, या माता भी जो है बात बात पर टोकती हैं माएं, तो सहेलियां नहीं बन पाती। ऐसे रिश्तों में होती हैं चीजें। लेकिन अगर दोस्ती का रिश्ता, हम बच्चों से भी अगर हम दोस्ती कर लें तो बच्चे हमारी बात मानने लग जाते हैं, नटखट बच्चे भी, है ना। एक बहुत एक संजीदा विषय है संवेदनशीलता। तो बातें हल्की फुल्की इस सेगमेंट के अंतर्गत हम कम होती हुई संवेदनशीलता की बात करेंगे कि संवेदनशीलता एक ऐसा गुण है जो सभी में होना बहुत जरूरी है। जब हम संवेदनशील होते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी रिश्ते से बहुत नरमियत से पेश आते हैं। लेकिन जब संवेदनशीलता खत्म हो जाती है तो वहीं पर हमारे अंदर एक अलग तरह की खोखलापन आ जाता है। जब संवेदनहीनता हमारे भीतर आ जाती है मंजू, तो हम खोखले रिश्ते निभाते हैं। फिर वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। मानवीयता का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर हम संवेदनहीन हो गए, जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि संवेदनहीनता चरम पर है थोड़ा, तो ऐसी स्थिति में देख ली मानवीयता के जो गुण हैं वो दिन ब दिन कम ही होते जा रहे हैं। तो इस पर भी आप अपने विचार लिखें, हम अपने सखी और सखा से कहना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात अभी वो लिखें कि पति पत्नी, आप पति पत्नी किस तरह से दोस्ती निभाते हैं, खाली पति पत्नी बनकर रहते हैं या फिर दोस्ती के साथ जीवन बहुत ही मस्त चल रहा है। इस पर अपने विचार लिखिए। और जब तक हम सुनवाते हैं एक गीत। कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा
मरोड़। यहीं पे कहीं है मेरे मन का चोर, नजर पड़े तो वहीं दूं मरोड़। जाने दो जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है, जीने का सहारा है। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे नैन। रोग मेरे जी का, मेरे दिल का चैन, सावला सा मुखड़ा उस पे कारे नैन। ऐसे को रोके अब कौन भला, दिल से जो प्यारी है सजनी हमारी है। कहाँ करूं मैं बिन उसके, रह भी नहीं पाती, लुटे कोई मन का नगर, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी। हाँ जी, गाना हमने सुन लिया, साथी की बात हो रही है। तो पति पत्नी की जब हम बात करते हैं तो उनसे अच्छे साथी की और बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, जीवन साथी होते हैं वो, और अगर जीवन साथी अच्छा दोस्त बन जाता है तो फिर जिंदगी जो है बाग बाग हो जाती है। बिल्कुल है ना? वैसे देखा जाए ना मंदाकिनी जी, तो शादी करना और इसे सफल बनाना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। अक्सर पसंद आने वाला सभी साथी भी नापसंद बन जाता है, और ऐसा ना हो इसके लिए लव मैरिज में कभी दोस्ती के रंग को आप हल्का ना पड़ने दें, और अरेंज मैरिज में दोस्ती के रंग को और गहरा कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा मंजू। और शादी बहुत गहरा रिश्ता है, प्यार का, समर्पण का, विश्वास का। इसी से ये फलता फूलता भी है और जिंदगी को रोशन भी करता है। हाँ, थोड़ी सी खटास आ जाए तो ये रिश्ता थोड़ा बिगड़ भी जाता है। बिल्कुल। तो शादीशुदा जोड़ों को ये समझना होगा कि शादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इसमें बहुत गहराई छिपी है। एक दूसरे को समझने की, रिश्तों को निभाने की, सच्चे प्रेम की और एक दूसरे के प्रति विश्वास की गहराई है शादी। बिल्कुल। और इस रिश्ते की सफलता के लिए इसमें थोड़ी सी अगर सच्ची दोस्ती का जो है तड़का लगा दिया जाए तो फिर ये थोड़ा प्यार, थोड़ा विश्वास इसमें जो है कहते हैं ना कि एक फ्लेवर के रूप में डाल दिए जाएं तो दोस्ती का जो रंग है वो और भी प्यारा हो जाता है। ये रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो जाता है। जब शादी का रिश्ता दोस्ताना हो जाए तो समझिए कि शादीशुदा जीवन जीने का जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है इस बारे में। लिख रहे हैं कि हम अपने जीवन साथी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, क्योंकि दोस्ती भावनात्मक जुड़ाव, विश्वास और आपसी सहयोग पर आधारित होती है। हालांकि पति पत्नी के रिश्ते में दोस्ती के साथ साथ कुछ अंतर भी होते हैं, जैसे कि वे एक परिवार बनाते हैं और संपत्ति, बच्चों और घर पर उनके समान अधिकार होते हैं, जो कि साधारण दोस्ती में नहीं होता है ना। तो हालांकि बात यह है कि ये जो इन्होंने संपत्ति बनाने की या घर बनाने की बात की है, तो यहाँ होता क्या है कि ज्यादातर अधिकार की बातें ज्यादा हो जाती है। पति पत्नी पर अधिकार जमाता है कि ये सब काम तुम्हारा है, तुम्हें करना होगा, मैं इस काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। और पत्नी कहती है कि ये जो आप कमा करके लाए हो, इस पर सारा अधिकार भी मेरा है, आप मुझे दीजिए। तो इस तरह की जो अधिकार वाली जो बात हो जाती ना, तब ये दोस्ती कम हो जाती है, तब इस रिश्तों में खटास आने लग जाती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब दोस्त होते हैं वो किस तरह से रहते हैं। एक दोस्त के पास कुछ भी होता है तो वो मिल बांट करके सब आपस में खा लेते हैं, या कोई चीज होती है तो वो फट से अपने दोस्त को जाकर के दिखाते हैं। तो ये दोस्ती की भावना की हम बात कर रहे हैं कि ये जो भावनाएं होती है दोस्ती वाली, ये इस रिश्ते में आना जरूरी है। मंजू, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब शादी करके हम किसी एक नए घर को बसाते हैं पति पत्नी, तो
दोस्ती कहा नहीं जाता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या तुम मेरी दोस्त हो। ये स्वतः पनपने वाली भावना है और ये तब पनपती है जब हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, जब एक दूसरे की भावनाओं को, परेशानियों को, इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को या पीड़ा को, है ना, ये सभी बात जब हम समझते हैं और समझ के जो हम रिएक्ट करते हैं वो हम दोस्त के रूप में करते हैं। जब आप एक दूसरे को समझेंगे तो ये कहना नहीं पड़ेगा कि भाई दोस्त बन के रहेंगे, ऐसा कहने की जरूरत होती ही नहीं है। कई जगह आपने देखा होगा पति पत्नी बिल्कुल दोस्त बन के रहते हैं और मैंने ऐसे भी पति पत्नी देखे जो दोनों बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं और उन दोनों पोस्ट में दोनों के बीच में कोई ईगो नहीं है। कहीं ईगो क्लैश नहीं होता है कि पत्नी मुझसे ज्यादा चर्चित है या मुझसे ज्यादा प्रिय है लोगों को या ज्यादा खुले स्वभाव की है। मतलब हमने देखे ऐसे प्रोफेसर दंपति जिनमें महिला जो है प्रोफेसर वो खुले स्वभाव की है, लेकिन पति ने कभी इस बात को कहा नहीं लड़ाई के रूप में, क्योंकि वो दोस्ती है, विश्वास, इतना विश्वास एक दूसरे पर कि वो दोस्त बन के एक दूसरे की जो इच्छाएं हैं, भावनाएं, उनको कहते हैं ना, पोसते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी एक अच्छे दोस्त, ये वैसे मुझे लगता है आज के समय में बहुत अच्छा है। आज के समय में पति पत्नी में दोस्त होना ही बंद कर दिया है। जब तक वह दोस्त नहीं होंगे ना, उनका रिश्ता अच्छे से नहीं चल पाएगा। जब तक वह एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक इस रिश्ते में कुछ भी बहुत मुश्किल होगा और मुसीबत में भी पति पत्नी का एक दोस्त बानगी रहना एक बहुत अच्छा होता है उनके आगे आने वाली जिंदगी। और साथ ही साथ ये भेज रही हैं कि पति पत्नी बॉस बनकर एक दूसरे को समझ, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझे और एक दूसरे के साथ रहें। पति पत्नी बाद में, लेकिन पति पत्नी को पहले एक अच्छा दोस्त होना बहुत जरूरी है, तभी उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छे से चल सकेगी। बिल्कुल। देखिए ना, अगर हम अभी सखी सहेली कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे सभी श्रोता हमारे दोस्त ही तो है, है ना, तो देखिए रिश्ता कितना खूबसूरत बन पड़ा है। वैसे ही लेकिन मंदाकिनी जी, एक रिश्ता विविध भारती से भी हमारा है और वो हमसे कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल, लेते हैं अंतराल। तो इस अंतराल के बाद फिर से सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है जी। मंजू, एक श्रोता लिखते हैं कि पति पत्नी अच्छे दोस्त, हम भारतीयों को जो संस्कार मिले हैं, जीवन के अनेक रिश्तों में पति पत्नी का रिश्ता जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता है। ये पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्मों का फल ही होता है कि पति को समान विचारों वाली पत्नी मिले और पत्नी को भी समान विचारों वाला पति मिले, तभी तो दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दोनों को ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाना चाहिए, किसी भी थर्ड पर्सन का या किसी भी और को एंट्री नहीं देनी चाहिए। फिर आपसी समझ और दोस्ती निभाते हुए अपने जीवन को और बच्चों के जीवन को खुशहाल किया जा सकता है। माता रानी का हमेशा शुक्राना करता हूँ कि मुझे ऐसी जीवन साथी दोस्त मिली है जिसने मेरे कठिन से कठिन समय में दोस्ती और पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए मेरी नैया पार लगाई है और जिससे मैंने अपने बच्चों को उत्तम पदों तक पहुंचाया है। हाँ, मैंने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वही सच्ची दोस्ती और पति का कर्तव्य निभाया है। क्या बात है, ये सच बात है मंदाकिनी जी। जब हमारा साथी हमें बहुत अच्छा मिल जाए ना, तो जीवन का ये जो सफर है ना, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वहीं अगर दोनों के बीच अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है या एक दोस्ताना व्यवहार नहीं है या अधिकार वाली बात ज्यादा है या एक दूसरे के ऊपर शंकाएं रहती है या किसी आदतों से अगर परेशान है, तो ये जीवन बहुत कठिन हो जाता है, यकीन मानिए। इसके लिए चाहिए हम सब लोगों को कि एक दूसरे को समझे और दोस्ताना व्यवहार से रहे। हाँ, लेकिन मंजू यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगी, जैसे हमारे एक श्रोता ने कहा कि समान विचारों वाले, ऐसा होता नहीं है। ऐसी भी बहुत दंपतियां जो असमान विचारों वाली हैं, लेकिन फिर भी वो दोस्त बन के रहते हैं। समझ बहुत अच्छी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको समान विचारों वाला कोई, जनरली हमें जो दोस्त मिलते हैं, सखी सहेली मिलती हैं, हमारी सहेलियां भी हैं, तो वो हमारे विचारों जैसी हो ये जरूरी नहीं होता। हमने उसमें क्या अच्छाई देखी, हम उसी अच्छाई को लेकर अगर सामने वाले के प्रति थोड़ा सा विनम्र हो जाते हैं तो वो दोस्ती का रिश्ता पनप जाता है। ठीक पति पत्नी में भी ये हो सकता है कि पति की कोई बात आपको पसंद नहीं है,
पत्नी की कोई बात पसंद नहीं है, लेकिन आपने कुछ अच्छाई परखी कि नहीं ये अच्छाई है मेरे पति में, मेरी पत्नी में, और आपने दोस्ती का रिश्ता निभा लिया। तो ये मत उम्मीद कीजिए या इस बात की इंतजार मत कीजिए इस बात का कि वो समान विचारों वाला होगा तो ही मैं दोस्त बनूंगा। असमान विचारों वाले भी दोस्त बनते हैं, निभाना पड़ता है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूसरे के दोस्त होने में संचार यानी कि कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। खुलकर वाद विवाद कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, दे सकते हैं, अपनी जरूरतें बता सकते हैं। जब जीवन साथी सबसे अच्छा दोस्त है तो बाहरी व्यक्ति की जरूरत या हस्तक्षेप की संभावना कम हो जाती है, जिससे रिश्ते में समस्याएं भी कम आती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि अगर हमारे पास हमारा जो साथी है वही हमारा अगर सच्चा दोस्त हो तो हमें और दोस्तों की या और साथियों की जरूरत नहीं होती, कम हो जाती है। और जब समझने वाला साथी हो तो वो हर परिस्थिति को तुरंत समझ लेता है, हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि कभी आपका मूड ठीक नहीं है, कभी आप काम के प्रेशर में है, कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कभी आपके ऊपर आर्थिक कोई बोझ अगर ज्यादा हो गया, तो ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो घर गृहस्थी में आती और जाती रहती है। लेकिन अगर अच्छा साथी हो तो उन परिस्थितियों को तुरंत समझ करके उसके अनुसार ही वो एक्ट करता है या आगे का कदम बढ़ाता है। तो ये एक सच्चा और अच्छा जब साथी होता है तभी हो पाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हंस खेलकर अगर जिंदगी बीत जाती है तो उसके बारे में तो कहना ही क्या। गीत गाकर भी गीत गाकर भी तो जिंदगी अच्छी बीत जाती है। बिल्कुल। तो अब हम गीत गाने वाले हैं। पिया का घर है ये
तो मंजू, बात चल रही थी कि आज दोस्ती कितनी जरूरी है पति पत्नी के बीच, या कोई भी रिश्ते में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। वहीं एक अलग रिश्ता है माँ और बच्चे का, या हमारा माता पिता का बच्चे से। तो बच्चे के साथ भी हमें दोस्ती के साथ पेश आना चाहिए, दोस्ती का व्यवहार करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम सिर्फ माता पिता बनकर अनुशासनात्मक बातचीत करते रहेंगे तो बच्चा आपसे दूर भागेगा और उसके साथ होने वाली जो भी ऐसी घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं हैं, उनके बारे में वो खुलकर नहीं बता पाता और फिर कई बार बहुत बुरे परिणाम सामने आते हैं। तो आज जो है बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं। बिल्कुल, बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा की व्यापकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने, हिंसा को रोकने और पीड़ितों के उपचार व उन्हें न्याय देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस को मान्यता दी। बिल्कुल सही कह रही हो। और इस दिन को मनाने से इस विषय को लेकर वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर में अनगिनत किशोर बच्चे और यौन दुर्व्यवहार का शिकार जो होते हैं, विशेषकर लड़कियां, वो इस तरह की हिंसा का उनके साथ जो खतरा अधिक होता है उसी पर बातचीत आज के दिन की जाती है। बिल्कुल, कई पीड़ित तो शर्म के कारण कभी भी अपनी बात नहीं बताते और छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। तो ऐसा व्यवहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है और कभी-कभी तो इसके परिणाम जीवन भर दुख देते हैं या भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। और बच्चों की गरिमा और हिंसा के युक्त जीवन जीने के उनके जो अधिकार हैं उनको प्राथमिकता के रूप में रखा गया है। जो शोषण, दुर्व्यवहार, तस्करी कहें या यातना और बच्चों के खिलाफ सभी तरह की हिंसा और हानिकारक कुप्रथाओं की रोकथाम के बारे में प्रासंगिक होता है। बिल्कुल, बच्चों और किशोरों का यौन शोषण उनके अधिकारों का घोर उल्लंघन है और एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया उन्हें यौन शोषण के आघात से उबरने में काफी मददगार साबित हो सकती है। और ये यौन शोषण कहीं भी हो सकता है मंजू, घर में कहें, घर के आसपास कहें, स्कूल में कहें, स्कूल के आसपास कहें, किसी पहचान के व्यक्ति से कहें या अनजान व्यक्ति के द्वारा कहीं भी हो सकता है और इसके लिए माता पिता को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा कि हम कह रहे थे अभी दोस्ताना व्यवहार की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहली बात तो जो आपके बच्चे किशोर हो रहे हैं उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, उनसे पूछते रहें उनकी समस्याओं, क्योंकि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि जब बहुत सारी समस्याएं लड़कों के साथ भी होती है, लड़कियों के साथ भी होती है, उनके शरीर में काफी बदलाव आते हैं जिसकी वजह से कई समस्याएं उन्हें हो सकती है। तब उन्हें थोड़ी समझ आ जाती है लेकिन पूरी समझ आती नहीं है। तो उनकी समस्याओं के बारे में माता पिता अगर उनसे पूछते रहें, उनके समाधान के बारे में बताते रहें, अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी जानकारी लेते रहें, या उनके व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव आ रहा है तो उसको नोटिस करते रहें। अगर इस तरह की सतर्कता आप बरतते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके पहचान के लोग हैं या आसपास, उन पर बहुत ज्यादा आपको भरोसा नहीं करना है। इतना भरोसा नहीं करें कि बच्चे के साथ कोई गलत बात हो रही है और आपको पता भी न चले। कई बार क्या होता है, जैसे हम छोटे हुआ करते थे तब समय बहुत अलग था, हम पड़ोस में खेला करते थे, दिन भर पड़ोसी के घर में रहा करते थे, लेकिन माहौल बहुत ही अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब समय इतना बदल गया है कि जहां पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। तो आप अपने बच्चे को कहीं ऐसा पड़ोस में छोड़ के चले गए या किसी भी रिश्तेदार के या आपके विश्वसनीय व्यक्ति के घर छोड़ के आप घंटों चले जाते हैं, तो ये चीजें अब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा आपको कहेगा नहीं कहेगा क्या पता। बच्चा अंतर्मुखी भी हो सकता है, बच्चा डरपोक भी हो सकता है, बच्चा किसी भी तरह का हो सकता है जो आपको अपनी बात ना कहे, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ यौन शोषण हुआ है, वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो माता पिता को, जैसा कि अभी तुमने कहा कि बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी अगर चेंज दिखाई देता है उसकी शारीरिक गतिविधियों में, उसकी मानसिक गतिविधियों में, उसकी दैनिक दिनचर्या में, तो माता पिता को नोटिस करना चाहिए और बच्चों से पूछना चाहिए कि भी वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि बच्चा हल्के फुल्के ढंग से माता पिता से किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि माता पिता नाराज हो जाएंगे, या मेरी पिटाई हो जाएगी, मुझे ही डांटेंगे ऐसा। तो वो उसके बारे में बहुत हल्के फुल्के तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और माता पिता क्या करते हैं, उसे जोर से चिल्ला करके डांट देते हैं, क्या तूने उनके बारे में ऐसा बोला, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इस तरह की जो खबरदार, जो आपने उसके बारे में ऐसी बात कही, तो बच्चा वहीं घबरा जाता है और अपनी बात कहता कहता वो चुप हो जाता है और उसके मन में कई ग्रंथियां पलती हैं और वो कई बार मानसिक रूप से इतना उदासीन, इतना घोर निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि आत्महत्या जैसे कदम भी बच्चे उठा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है कि बच्ची ने स्कूल में जाकर 5वीं जो है
मंजिल से छलांग लगा दी, चौथी क्लास की बच्ची ने। और बात क्या हो रही है कि भाई उसने उस दिन कहा था कि मुझे आज स्कूल आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो अब माँ को दुख हो रहा है कि उसने बच्ची की बात को क्यों नहीं माना, या बच्ची से क्यों नहीं पूछा कि उसे स्कूल आने की इच्छा क्यों नहीं हो रही थी, उसके साथ क्या हुआ। अब सिर्फ आप कैमरों में ढूंढ रहे हैं या वो सारी बातें रह जाती हैं, है ना। लेकिन बच्ची ने, इतनी छोटी बच्ची ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। तो हम माता पिता से ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए, और ऐसा नहीं, थोड़ा आप उन्हें सपोर्ट भी कीजिए। बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल ना समझे, उसमें किसी तरह की कोई अकल ही नहीं है। ये जो भावना एक माता पिता के मन में होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों में बहुत समझ होती है, और अगर उनके साथ कुछ व्यवहार ऐसा गलत हो रहा होता है तो उसके प्रति आप थोड़े से सजग रहिए, बताइए उन्हें, और उन्हें सही जानकारी दीजिए। कई बार माता पिता बड़ी होती हुई लड़कियों को भी सही जानकारी नहीं देते हैं, और इसकी वजह से लड़कियों को पूरी जानकारी मिल नहीं पाती है। इसलिए वो जानकारी को कभी इधर पूछते हैं, कभी उधर पूछते हैं, कचरा ज्ञान लेकर जीना चाहते हैं। यूट्यूब खंगालते हैं, आजकल जो सोशल साइट्स आ गई हैं उन पर जाकर खंगालती हैं, तो उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती, और फिर उनका जीवन जो है बड़ा खतरे में चला जाता है। तो इसके लिए मंजू एक बात और कहना चाहेंगे कि बच्चों की यौन शोषण पर जो है आप तत्काल शिकायत दर्ज कर सकते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, और आपकी शिकायत को दर्ज किया जाएगा। और पॉक्सो के तहत जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी बात को लिखे, उस पर तहकीकात करे कि आखिर क्या है। तो पॉक्सो एक्ट का ये जो अपराध है बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। जो भी व्यक्ति इस अपराध को करने का दोषी पाया जाता है, उसके अधिनियम में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान देखा गया है। और पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद ये फैसला किया गया है कि अगर कोई 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो दोषी व्यक्ति को मौत की सजा भी दी जा सकती है। और यदि किसी व्यक्ति पर नाबालिग बच्चे के साथ यौन शोषण जैसे अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसे किसी भी प्रकार की जमानत नहीं मिलती है। तो आप बेहिचक जाएं और अपने बच्चे के लिए जो है उसकी कानूनी सुरक्षा भी तय करें। बिल्कुल। कार्यक्रम में समय हो गया है एक ब्रेक का। बिल्कुल। अंतराल का समय पूरा हो चुका है और अब मंदाकिनी जी एक गाना सुन ले। बिल्कुल। बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, आने वाले
हाँ, तो देखिए अब थोड़ी संजीदा बातें तो हो गई, अब कहीं कुछ ऐसी बातें करते हैं जो जिन पर हम थोड़ा गर्व करते हैं। नहीं, थोड़ा आप घुमाने ले जाने वाली थी ना। वही वही जो हमारे विरासत स्थल उन पर हमें गर्व होता है और वो घूमने लायक भी जगह होती है। जाकर के देखिए कि उनमें क्या क्या खासियतें हैं जिसकी वजह से उन्हें विरासत स्थल घोषित कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है मंजू की सखी सहेली कार्यक्रम हम एक बार तो कहीं ना कहीं घूम आते ही हैं, है ना। कई बार तो ना विचारों में घूम आते हैं, किन्हीं विषयों में घूम करके आते हैं, किन्हीं बातों में घूम करके आते हैं। आज चलिए गोवा घूमूंगा। वैसे गोवा में अभी थोड़ी गहमा गहमी भी ज्यादा है क्योंकि फिल्म फेस्टिवल चालू होने वाला है, तो उसकी वजह से। और वैसे भी ये वहाँ के जो समुद्र तट है वो बहुत फेमस है और लोग वहाँ घूमने जाना बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो आज गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पर हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल। गोवा राज्य में गोवा तेल्हा में स्थित धार्मिक स्मारकों के एक समूह को 1986 में यानी कि 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का औचित्य है पश्चिमी कला रूपों के प्रसार में स्मारकों का प्रभाव, जो मैनुअल शैली, मैनरिस्ट और बारोक शैली में है, जो एक असाधारण उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। और 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक इसे पूर्व का रोम कहा जाता था, खासकर अपनी शानदार असंख्य कैथोलिक धार्मिक इमारतों के लिए। और 16वीं और 17वीं शताब्दी गोवा का स्वर्णिम युग था, जिसमें एक समृद्ध व्यापार चला और प्रशासनिक विशेषाधिकार भी प्राप्त हुए थे। पुर्तगाली उपस्थिति की पहली 2 शताब्दियों में अधिकांश चर्च और मठ बनाए गए जो अभी भी शहर को आबाद करते हैं और गोवा से गुजरने वाले यात्री उनकी प्रशंसा करते हैं। ये स्मारक पुर्तगालियों के सांस्कृतिक आदान प्रदान और विरासत को दर्शाते हैं। और यहाँ की स्थापत्य कला पर अगर बात करें मंजू, तो यूरोपीय कैनन को दर्शाती है। वेदियों, वेदी के टुकड़ों, चित्रों और फर्नीचर की आंतरिक सजावट श्रम और स्थानीय कलाकारों के काम को भी दिखाती है। बिल्कुल। और यहाँ उपस्थित स्मारकों की अब हम बात करें तो इसमें पहला नाम है चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रोजरी। 1543 में निर्मित पुराने गोवा में आज भी खड़े चर्चों में ये सबसे पुराना है। बाहर से ये एक छोटे किले जैसा दिखता है। छोटे बेलनाकार मीनारों और गुंबदों से घिरा प्रवेश द्वार है जो उत्तर गोथिक और मैनुअलिन विशिष्टता को दर्शाता है। दीवार पर फारसी या भारतीय शैली में एक नक्काशीदार अल्बास्टर सेनोटाफ है जिस पर शिलालेख है। क्या बात है। और गोवा का जो ये कैथेड्रल है, इसका निर्माण बेहद धीमी गति से हुआ था, ठीक है। और 1619 तक चर्च का केवल मुख्य थाम ही जो है पूरा हुआ था। चर्च में समान ऊंचाई के 3 नैव हैं, 3 पोर्टल्स के साथ। अग्रभाग में एक टावर है और 1766 में एक तूफान के दौरान कहा जाता है कि इसका दाहिना भाग नष्ट हो गया था। चर्च के नैन गुंबददार है और स्तंभों की 2 पंक्तियों से बिल्कुल अलग हैं और आंतरिक सजावट भी बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। आपने गोवा का से कैथेड्रल के बारे में बताया। और अब मैं बताती हूँ बोम जीसस बेसिलिका के बारे में। इसका निर्माण 1594 में शुरू हुआ था। ये एक घुमावदार लकड़ी के अस्तर से ढका हुआ है और इसमें ट्रांसेप्टो क्षेत्र में 2 चैपल को छोड़कर कोई साइड चैपल नहीं है। चर्च का अग्रभाग मैनरिस्ट शैली का है। इसमें 3 द्वार और 3 मंजिलें हैं। अग्रभाग एक विशाल संरचना है जो पेडिमेंट द्वारा सुसज्जित है। मुख्य चैपल में एक सुनहरा वेदी है जो लगभग 1699 का है, जो शिशु यीशु को समर्पित है। बेसिलिका ऑफ बेम जीसस को 2009 में विश्व में पुर्तगाली मूल के 7 आश्चर्यों में से एक माना गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सेंट फ्रांसिसी ऑफ असीसी चर्च की अगर हम बात करें तो इस चर्च में मैनुअल शैली में एक द्वार को संरक्षित किया गया है। गहरे रंग के पत्थर से बने इस द्वार में एक लोबदार आकृति है जो विशिष्ट रूप से कारखाना नुमा है और जिसके दोनों ओर राजा मैनुअल के प्रतीकों वाले शस्त्रागार हैं। अग्रभाग संकरा है, थोड़ा ऊंचा है, जिसमें अष्टकोणीय खंड की 2 मीनारें भी हैं। सामने एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट क्रॉस है। फर्श पर शिलालेख है। मुख्य चैपल से जो मुख्य चैपल में जो है सेंट फ्रांसिसी ऑफ असीसी के जीवन पर कई सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। चलिए अब बात करते हैं सांता कैटरीना का चैपल। इसके बारे में ये एक आयताकार योजना वाली इमारत है जिसमें एक ही नैव है और चतुर्भुज शीर्ष है। इसका आकार सरल है और अग्रभाग 3 भागों से बना है जो स्तंभों द्वारा अलग किए गए हैं। केंद्रीय भाग में एक अक्षीय बंदरगाह जैसा सीधा लिंटेल पत्थर है जिसके ऊपर एक खिड़की है जिसके दोनों ओर वर्गाकार खंड के 2 घंटाघर और एक आवरण वाली त्रिकोणीय छत है।
चर्च का आंतरिक भाग एक ही नेव है जिसमें पत्थर का चांसल और पत्थर की बेलनाकार छत है। क्या बात है। और सेंट ऑगस्टीन चर्च के जो खंडर हैं उनके बारे में भी थोड़ी हम बातचीत कर ले। तो चर्च का जो गुंबद है 1842 में ढह गया था और 1936 में इसके अग्रभाग भी गिर गए थे। तो चर्च के अवशेषों में सबसे आकर्षक एक मीनार का हिस्सा है जो अभी भी खड़ा है। माना जाता है कि मूल अग्रभाग के दोनों ओर 5 मंजिला 2 विशाल मीनारें थी। जी। और चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस की अब बात करते हैं। ये चर्च सेंट पीटर के रोमन बेसिलिका की तर्ज पर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद से सुसज्जित है। हालांकि 2 गुंबदों की बजाय इसमें 2 चतुर्भुज टावर प्रदर्शित हैं। चर्च कोरिंथियन वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट जॉन व सेंट मैथ्यू की 4 बेसाल्ट प्रतिमाएं मुख भाग के आलों में स्थित है, जिन पर लिखा है डोमस मेया डोमस ओरेशन, जिसका अर्थ ये होता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। बहुत सुंदर। जी हाँ। तो आज आपने बहुत ही खूबसूरत सैर कराई है हमें। बिल्कुल। गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट है उसके बारे में हमने बात की। अगर आपको गोवा जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए और इन सब जगहों को आप देख करके आइए और जो हमने इनकी विशेषताएं बताई है उनके बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा मंजू, हम गोवा जाते जरूर हैं लेकिन आसपास समुद्र में घूमकर आ जाते हैं। लेकिन आज जो जानकारी आप लेकर आई बहुत ही शानदार थी क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो अब जब हम गोवा जाएंगे तो इतनी गहराई और गंभीरता के साथ जाएंगे ताकि इन सभी जगहों को भी देख सके। और एक गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ओ ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे, और चल बैठे चर्च के पीछे। जागने दो ना। अच्छा हाँ। तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाई हूँ, चांद चुरा के लाई हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं, चल दरिया पर कश्ती लेकर दूर कहीं बह जाएं। ढूंढ ना पाए बस्ती वाले साहिल से कह जाएं। बोल दिया तो बोलने दो ना। अच्छा हाँ। तो फिर चल बैठे चर्च के पीछे। अरे चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे। ना कोई देखे ना पहचाने, बैठे पेड़ के नीचे। हाँ चल बैठे चर्च के पीछे। चांद चुरा के लाया हूँ, चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे।
गीत हमने सुना, देखिए इसमें भी चर्च की बातें थी और हम तो साथ में गुनगुनाने भी लगे थे क्योंकि चर्च पहुंच गए थे हम एक तरह, है ना? बिल्कुल। अब एक बड़ा संजीदा विषय है संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन और अनोखी चीज है। ये सबके पास नहीं होती, लेकिन जिनके पास होती है वो खुशनसीब होते हैं। संवेदनशीलता हमें एक सच्चा इंसान बनाती है और इस गुण के अपने अनेक फायदे हैं। बिल्कुल सही कहा। और जो लोग संवेदनशील होते हैं ना मंजू, वे ज्यादा केयरिंग होते हैं, यानी परवाह करने वाले होते हैं। वे अपने घर के लोगों की परवाह तो करते ही हैं, साथ में आसपास के लोगों की परवाह करते। कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर बात उठाते हैं। किसी पशु के साथ, पक्षी के साथ कोई परेशानी हो तो भी मदद के लिए वो हमेशा तैयार मिलते हैं। बिल्कुल, ये संवेदनशीलता का उदाहरण है। बिल्कुल। और व्यक्ति की संवेदनशीलता उसकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। ऐसे लोगों के पास दुनिया को देखने और उसे समझने का एक अनोखा और रचनात्मक नजरिया होता है। यानी जब उन्हें लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है या कोई परेशानी में है, तो उनकी परेशानी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में वो सोचेंगे, उसका उपाय करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनकी रचनात्मकता जो है वो नजर आती है। हाँ, क्योंकि ये भी क्रिएशन है ना, किसी को आप उठाते हैं, किसी की मदद करते हैं। वरना अगर आप नेगेटिव होते हैं तो कहीं आपका वो क्रिएटिविटी दिखती नहीं है, रचनात्मकता नजर नहीं आती है। बिल्कुल। तो आपकी जो संवेदनशीलता है वो आपकी रचनात्मकता से भी जुड़ी होती है। संवेदनशील लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं। उनके व्यक्तित्व में वास्तविकता होती है, वे दिखावा नहीं करते हैं। ईमानदारी उनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब लोगों में संवेदनशीलता कम होती जा रही है। और अगर घर की हम बात करें ना मंदाकिनी जी, एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि जैसे घर की महिला खाना बनाती है, कितनी मेहनत लगती है खाना बनाने में। पहले तो बाजार जाइए, वहां से सामान लेकर आइए, सब्जी लेकर आइए, उसे साफ कीजिए, धो करके, काट करके, उसके साथ और भी जो सामग्री चाहिए आपको, लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह, ये वो उन सब की तैयारी करती है, पूरा खाना बनाती है, इतनी मेहनत लगती है। लेकिन जब व्यक्ति खाने के लिए बैठता है, अरे इसमें तो थोड़ा नमक कम है, ये तो ज्यादा सीज गई है, आज तो मेरा ये खाने का मन ही नहीं था, ये क्या बना डाला। और इस तरह की बात बोल करके जो खाना आपको बना करके दे रहा है उसकी मेहनत की पूरी आप ऐसी की तैसी कर डालते हैं। आप थोड़ा सा तारीफ कर सकते हैं, कुछ कमी है भी तो उसको तरीके से बताया जा सकता है। इतनी मेहनत एक गृहिणी या कोई भी घर का इंसान उसको बना रहा है और आपने एक ही दो टुक में बात कहकर उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया, तो ये कहीं ना कहीं असंवेदनशीलता का परिचय आप अपना देते हैं। बिल्कुल। दिन भर एक इंसान जो घर में रहता है वो दिन भर खटता है मंजू। और कई लोगों की तो मैंने आदत देखी ना कि वो बिना नुस्ख निकाले कुछ बात को आगे बढ़ा ही नहीं पाते या खाना खा ही नहीं पाते, या घर में भी अगर आपने सब कुछ अच्छा कर दिया तभी वो नुस्ख निकालते हैं। हाँ, फिर भी किसी एक छोटी सी बात को लेकर अरे ये तो जब 10 काम किए हैं, लेकिन उसके बाद अगर एक छोटी सी बात अगर रह जाती है ना तो उसे वो पॉइंट आउट करते हैं। तो ये जो है असंवेदनशीलता का एक साधारण सा उदाहरण है जो हम घरों में अक्सर देखते हैं। ये असंवेदनशीलता की चरम है मंजू, क्योंकि एक इंसान दिन भर आपके घर को व्यवस्थित करता है और आपने एक ही झटके में उसकी सारी जो मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है, फेर देते हैं। आपने कहा मेरा चश्मा कहाँ है, मेरे जूते कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, कहकर कोई भी चीज यहाँ ढंग से नहीं मिलती है, इस घर में तो कोई भी काम ढंग से होता ही नहीं है, आप कहकर सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। बिल्कुल, है ना। और एक और उदाहरण घर का ही मैं देती हूँ कि घर में जब घर का कोई एक व्यक्ति, समझ लीजिए एक बहू है घर में, वो दिन भर काम करती रहती है, लेकिन जब घर के दूसरे लोग हैं वो उसकी जरा सी भी मदद नहीं करते हैं, तो ये भी एक असंवेदनशीलता का उदाहरण कोई भी हो सकता है। चाहे आपकी बहू कर रही हो या बेटी कर रही हो या माँ कर रही हो, कोई भी अगर एक व्यक्ति दिन भर काम कर रहा है, बाकी के लोग अगर बैठे हुए हैं, तो ये भी आपकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ ज्यादा है तो आप उसे कम करने के लिए थोड़ी उनकी मदद कीजिए, तुम थोड़ा उन्हें सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो पत्नी है या घर की जो मुख्य धुरी है वो दिन भर काम करती है, बच्चे बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं, मम्मी पानी लाना, मम्मी दूध देना, मम्मी ये बोतल उधर रख दो, मम्मी हमारा सामान ला दो। हस्बैंड भी बैठकर दिन भर मोबाइल में मस्त है और वो पत्नी जो है या माँ है वो दिन भर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, शाम पर थक कर चूर हो जाती है। और उसके बावजूद भी हमारी फरमाइशें कम नहीं होती हैं और उसके बाद उसकी परेशानियों को समझने वाला कोई नहीं आता। तो ये हम घर की बात कर रहे हैं, ऐसा ही घर के बाहर भी
होता है। वही देखिए ऑफिस में भी होता है, कार्यालय में जहाँ आप काम करते हैं कि आदमी काम करता जा रहा है, बाकी कर्मचारी नहीं करते हैं तो दुख होता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, एक व्यक्ति ने सड़क को साफ किया है लेकिन बाकी लोग उसको खराब कर रहे हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, कहीं भी अगर आप अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हैं तो वो दुख का कारण ही बनता है। बिल्कुल, हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखी है। लिखते हैं कि संवेदनशीलता यानी किसी चीज या व्यक्ति के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया या अनुभूति करने की, दूसरों की भाव या भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता को कहते हैं, जो दिन ब दिन कम होती जा रही है। दुर्घटना में व्यक्ति तड़प रहा है और मदद करना छोड़कर लोग जो है वो रील्स बनाने में मशगूल है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी असंवेदनशीलता है, सीमा है। हमारे यहाँ रेल अपघात में 4 लोग मारे गए तो लोग क्या बातें करें, अरे ये तो कुछ नहीं, हमारे गांव में 1 सेकंड में ऐसा इतना कुछ हो गया। ऐसी बातें या इस तरह के जोक्स सहज भाव से सुनाए जाते हैं, ये असंवेदनशीलता है। बढ़ती आबादी, जीवन संघर्ष की तीव्र स्पर्धा, स्वार्थी प्रवृत्ति, संस्कारों का अभाव, प्रसार माध्यमों का गलत प्रचार और कभी ये जो सारी बातें हैं ये असंवेदनशीलता को बढ़ा रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है, इनमें सुधार लाया जाए। बिल्कुल सही कहा। एक श्रोता ने लिखा है कि बातें हल्की फुल्की संवेदनहीनता की बात आप कर रहे हैं, आज संवेदनशीलता कम होती जा रही है, हमने किसी के प्रति सम्मिलित रहना ही छोड़ दिया है और मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। संवेदनशील नहीं होंगे तो किसी की भावना को हम समझ ही नहीं पाएंगे और जब तक शायद कोई काम हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते, जब तक कि संवेदना हमारे बीच में न हो। बिल्कुल। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आज बहुत से लोगों में संवेदनाओं की कमी नजर आती है और उसका मूल कारण आज की व्यस्ततम और आधुनिक जीवन शैली, जिसमें समय कम और काम ज्यादा करने की प्रतिस्पर्धा, जिसके कारण लोग एक दूसरे से डिजिटल रूप से तो जुड़े होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते। भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए आमने सामने बैठकर बातचीत करने और एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। किसी की वेदना को समझने के लिए हृदय का संवेदनशील होना अति आवश्यक है। अगर हृदय संवेदनशील नहीं है तो किसी भी वेदना को समझ नहीं सकते और नहीं उसे भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। अब जब आप समझ ही नहीं पाएंगे तो उसकी मदद क्या कर पाएंगे, जब तक उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को समझेंगे नहीं। जैसे घर का ही हम उदाहरण लेते हैं, घर में किसी व्यक्ति को तकलीफ है, वो कहता है कि अरे मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, हाँ ठीक है गोली ले लेना, चल ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि अगर मैं इसको थोड़ा सा तेल लगा करके अगर मालिश कर दूं तो उसे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, या फिर उसे ये कहूं कि भाई रहने दो, आप ये काम रहने दो, मैं कर देता हूँ या मैं कर देती हूँ, तो उससे उसे थोड़ा आराम मिलेगा। बिल्कुल सही कहा। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, संवेदनशीलता के लिए कोई बहुत बड़े प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। मंजू, एक श्रोता कहते हैं कि आधुनिक समाज में संवेदनशीलता बहुत कम होती जा रही है। कमी जीवन शैली में बदलाव, तकनीक की निर्भरता और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन जैसे कारकों से जुड़ी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग आत्म केंद्रित बन गए हैं, जिससे दूसरे की भावनाओं को समझने का जो समय ही कम रह गया है, इच्छा शक्ति नहीं रह गई है। लोग पैसा कमाने और भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं, जिसके कारण मानवीय रिश्ते और भावनाएं किनारे पर आ गई हैं। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के चलन ने सहजीवन के मूल्यों को कमजोर कर दिया है, जिससे लोगों में परस्पर जुड़ाव और भावनात्मक समर्थन कम हो गया है। रही सही कसर डिजिटल दुनिया ने कर दी है। तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता ने व्यक्तिगत संपर्क को कम कर दिया है। सोशल मीडिया पर गुमनामी और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की घटनाएं आज असंवेदनशीलता को बढ़ाती जा रही हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संवेदनशीलता बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। आज के वक्त में संवेदना जो बहुत कम हो गई है, जो निर्दयी वर्ग में क्रोध, चिड़चिड़ा और किसी की संवेदना को मालूम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह की कुछ बातें थोड़े समझ में थोड़ा कम आ रही होंगी। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि कम होती संवेदनशीलता, तो भाई संवेदनशील होना तो बहुत जरूरी है, किंतु आज के माहौल में सभी की व्यस्तता के चलते इस संवेदनशीलता का निरंतर कम होते रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन पर प्रेम में ही लगे रहते हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। उन्हें पूरी दुनिया उसके स्क्रीन पर नजर आती है और पढ़ाई लिखाई से लेकर प्राय जीवन के सभी क्षेत्रों में उसका भली भांति दखल भी हो गया है। फलस्वरूप लोग उस प्रेम से विरत होना ही नहीं चाहते और इस दृष्टिकोण से पहले जैसी संवेदनशीलता बहुत कम हो जा रही है। और कुछ कारण लिखे उन्होंने कि किस कारण से कम हो रही है। जब लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, अपनी भावनाओं या जरूरतों को छुपाते हैं, तो गलतफहमी होती है और दूरी बढ़ती है। संवादहीनता से गलतफहमी बढ़ती है। व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग अक्सर प्रियजनों को समय नहीं दे पाते। जब किसी रिश्ते में भरोसे की कमी हो जाती है, शक और संदेह बढ़ता है, जिससे दूरी पैदा होती है। तो इस तरह की बातें लिखी है। लेकिन अब हम अपनी बात संवेदनहीन नहीं हो सकते। बिल्कुल, गाना सुनेंगे अब।
चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। फूलों सी नाजुक है वो, मोटर में बैठी है जो, फूलों सी नाजुक है वो, मोटर में बैठी है जो, आहिस्ता आहिस्ता चल, उसको न तकलीफ हो, हाय हाय खा न जाए, हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार, बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे, कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम दे, पास आजा ओ सुन राजा, पास आजा ओ सुन राजा, ऐसा मौका न जाए निकल, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच। ये गीत हमने सुना। देखिए पशुओं के प्रति जो हमारी संवेदनाएं हैं वो होनी चाहिए, इस फिल्म में दिखाया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो गाना बहुत ही प्रसिद्ध है। और हाँ, अब कार्यक्रम के प्रति हमारी जो भावना है वो भी हमसे जुड़ी हुई है, और कार्यक्रम ने हमसे कह दिया है कि अब इसे विराम दीजिए। तो चलिए अब कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।